हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था। इसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, इसे एनोड या कैथोड पे लगा देते हैं और दूसरे साइड वाला जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिटेल मैंने बताया था आपको और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये टॉपिक है हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नर्न्स्ट इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग नर्न्स्ट इक्वेशन मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज़ करते, पढ़ाया था ना मैंने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 298 हमने रखा है, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखा और कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का उसको 1 मोल रखा है, अगर ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। तो नर्न्स्ट इक्वेशन एक्चुअली क्या हमें बताता है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब नर्न्स्ट इक्वेशन इट गिव्स a relation between the electrode potential किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दिया है फिर भी हम उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग एग्जाम्पल एक देख लो फिर समझ में आपको आ जाएगा। मान लो ऐसा एक रिएक्शन हो रहा है कि M जो एक मेटल है N+ फॉर्म में था और ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इस तरह का इक्वेशन आपने पढ़ा है ना जिंक के लिए, कॉपर के लिए, तो मैंने एक इन जनरल बता दिया मेटल के लिए। सो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाई NF ln। ऊपर होगा प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में क्या है MS का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे होगा लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो कि एक्वस। सो दिस इज द नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर एक इलेक्ट्रोड है तो इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो एट एनी कंडीशन ये हमारा क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एट टेम्परेचर T, देखो टेम्परेचर T पे है ये, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन MN+ एक्वस। इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इस टेम्परेचर पे इसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमें मिल जाएगा किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, मैं लिख दूं क्या सारे टर्म्स क्या क्या हैं, चलो एक बार नोट कर लो। सिंपली E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसको मैं ना इसको एक और एग्जांपल देख लो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक ओवरऑल एग्जांपल लिखता हूँ मैं,
वो क्लियर हो जाएगा। हमने जिंक वाला एग्जाम्पल इससे पहले कंप्लीट किया है ना, उसी को लेते हैं चलो। सो वो रिएक्शन हमारा क्या था, Zn solid plus Cu2 plus aqueous, and it is converted into Zn2 plus aqueous plus Cu solid, यही होता था ना। सो इस पर्टिकुलर के लिए मेरा क्या निकलेगा, इस पर्टिकुलर के लिए मैं बोल सकता हूँ सेल पोटेंशियल एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन। ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट साइड रहता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या रहता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट साइड में क्या है, जिंक सॉलिड और Cu2+। तो हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन लिखना सीख गए। सबसे पहले आप इतना ही सीखिए कि ये आपके पास इक्वेशन है और ये इक्वेशन का रिलेटिव नर्न्स्ट इक्वेशन। ये सीखना पहले सीख लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसको हमें ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उससे पहले आप जान लो कि इसमें मैंने टर्म्स क्या क्या लिखे हैं। ई सेल का मतलब होगा सेल पोटेंशियल, एट टेम्परेचर T, और ई नॉट सेल जो है ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें ऐसा टर्म, एक आप देख रहे हो एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। यहाँ मुझे देख के बताओ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिंक 0 से 2+ हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, ठीक है। और F क्या होता है, F इज अ फैराडे ऑफ चार्ज, है ना, F इज कॉल्ड फैराडे ऑफ चार्ज, F इज 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। मैंने आपको बताया था ये ना, चार्ज का यूनिट, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है ये, याद रखना। दिस इज द मैक्सिमम यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए हमें। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एल और लॉग में क्या रिलेशन होता है। तो आप जब भी लॉग लिखते हो तो दैट विल बी 2.303, एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। ये भी रिलेशन याद रखो। सपोज एल एन एक्स दिया है तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 लॉग एक्स। लॉग और एल एन में क्या अंतर होता है, लॉग का बेस जो होता है वो 10 होता है और एल एन का बेस जो होता है वो ई होता है। तो इसमें कन्वर्शन हमें करना पड़ता है। चलो ये सारे वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं सिंपली ई सेल, इधर E0 सेल, और सारे वैल्यूज़ आप पुट कर दो, ठीक है। आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग, आर का वैल्यू पुट करेंगे 8.314। टी का वैल्यू अननोन है, ठीक है, टी का वैल्यू अननोन है तो आप इसको टी ही रहने दो। और एफ का, एन का वैल्यू कितना पुट करोगे, एन का वैल्यू एन रहने दो आर्बिट्ररी इक्वेशन के लिए। एफ का वैल्यू 96500 रखेंगे। लॉग के एल एन के जगह लॉग करोगे तो 2.303 आएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान से देखो,
हमेशा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है और लिक्विड का उसको 1 ले लेते हैं। क्लास 11 में याद करो हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 1 पकड़ा जाता है। एक्वस का जो होता है वही हम लोग लेते हैं, गैसियस केस में भी लेते हैं। तो ये जो सॉलिड वाला है वो गायब हो जाएगा। गॉट इट ना? तो सॉलिड वाला गायब हो गया, तो बचा क्या मेरा? ऊपर बचा है, ध्यान से देखो, ऊपर बचा है Zn2+, नीचे बचा है Cu2+। ये हो जाएगा Zn2+, नीचे हो जाएगा Cu2+। अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा ना मेरा, तो बस कॉन्सेंट्रेशन बिठाओगे और आंसर आ जाएगा। इसको एक सिंप्लीफाइड फार्मूला के फॉर्म में याद रखो। अगर T इज इक्वल टू हम लोग 298 केल्विन ले लेना, तो ये इक्वेशन थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, इसको भी याद रखना। बहुत बार 298 ही दे देता है एग्जाम में, अदरवाइज तो पुट कर ही सकते हो। इसका वैल्यू हो जाएगा -0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। सो ये 298 के लिए होता है, अदरवाइज आपको टेम्परेचर बिठाना पड़ेगा और n का वैल्यू बिठाना पड़ेगा कितना होता है इक्वेशन में। इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में n इज इक्वल टू 2 था, तो आप इसको 2 यहाँ बिठा सकते हो। और अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे Zn2+ इज इक्वल टू सपोज दिया है 0.5 मोल एंड Cu2+ इज इक्वल टू सपोज दिया है 0.7 मोल, तो आप ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट कीजिए, आपको ई सेल मिल जाएगा और E0 सेल अगर गिवन हो तो। इज़ इट क्लियर? बहुत आसान है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवाइज करो और एक बार देखो और अपने डाउट्स लिख लेना अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, रिलेशन बिटवीन ई सेल, E0 सेल, E0 सेल एंड Kc याद आ रहा है आपको? इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो किसी भी आर्बिट्ररी इक्वेशन के लिए हम लोग अगर निकालें तो इसके क्या रिलेशन होता है, हम पहले एक बार नॉन्स्ट इक्वेशन लिख लें या पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। चलो, एक आर्बिट्ररी इक्वेशन मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पता है हमें ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 सेल माइनस, अभी अभी हमने देखा था, दैट विल बिकम 2.303 RT बाई NF लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता था ना। तो यहाँ क्या होगा, C के पावर में C, D के पावर में D, नीचे रिएक्टेंट है A के पावर में A, B के पावर में B। ये लिखना आप क्लास 11 में सीख चुके हो। अगर नहीं क्लियर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इक्विलिब्रियम चैप्टर का, Kc कैसे लिखते थे वो आप लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट क्या है, Kc ही तो है। तो मेरा जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Kc। ये रिलेशन होता है। सो कभी अगर Kc दे दे एग्जाम में और आपसे पूछे कि इसका वैल्यू निकालो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं।